आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं 9वां चैप्टर जो कि सॉइल से संबंधित है। यहां पर मैं जो भी बात करूंगा वो आपके लिए नई नहीं होने वाली है। आपने रोजमर्रा के जीवन में देखा है किस तरीके से सॉइल होती है, मिट्टी किस प्रकार की होती है, कितने कितने प्रकार की होती है, उसमें किस किस तरीके के स्ट्रैटा होते हैं जिनको आप सामान्य तौर पर हॉरिजॉन्स कहते हैं। ओवरव्यू में हम देखने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कैसे सॉइल के साथ हम जीवन में चल रहे हैं, हमारे जीवन में कितनी जरूरी है सॉइल, सॉइल की प्रोफाइल क्या चीज होती है ये हम समझेंगे, सॉइल के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे अलग अलग जो आपकी सॉइल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और सॉइल इरोजन जो एक बहुत बड़ी परेशानी है वो क्या चीज है। सबसे पहले इस किताब को जैसा लिखा गया है, इस चैप्टर को लिखा गया है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर नेचुरल रिसोर्स की तरह सॉइल को समझने का कोशिश किया गया है और आपको बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से वाटर प्लांट्स के लिए जो आपका वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई है उसमें सॉइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम 6th क्लास की एनसीईआरटी से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आपका जो प्लांट है वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है सॉइल के ऊपर। अगर सॉइल से उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस भी इसी पे डिपेंडेंट है। आप देखते हैं जो सॉइल है वो ना ही सिर्फ प्लांट्स के लिए सप्लाईज का काम करती है, आप देखने वाले हैं उसके साथ साथ तमाम तरीके के ऑर्गेनिजम्स के लिए घर की तरह भी काम करती है। आप देखिए एग्रीकल्चर की बात करूं अगर मैं, तो उसके लिए सॉइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे आप खाने की बात करें, जो आपको फूड प्रोड्यूस करना है, क्लोथिंग के लिए या शेल्टर के लिए, हर जगह सॉइल का एक इंपॉर्टेंट काम है, एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारे जीवन का, ये आपको समझ में आता है। याद करिए जब पहली बारिश होती है, जैसे ही मिट्टी पर पानी जैसे ही गिरता है तो आप देखने वाले हैं कैसी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, वो आपके मन को किस तरीके से भर देती है। यहां पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों से कहा जाता है कि आप कलेक्ट करें सॉइल को, अलग अलग सैंपल्स लें और उनको ध्यान से माइक्रोस्कोप के नीचे देखें कैसी कैसी सॉइल होती है। यहां पर बात की जाती है कि आपके सॉइल सैंपल्स में पॉलिथीन बैग्स मिल रहे हैं, प्लास्टिक मिल रहा है। अगर ये पॉलिथीन या प्लास्टिक मिल रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो सॉइल है वो दूषित है, वो पोल्यूटेड है, उसमें आपके पॉलिथीन बैग्स या प्लास्टिक अगर मिल गए हैं तो। और इसी की वजह से आप देखेंगे ये जो सॉइल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये प्लास्टिक मार देती है। इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं बैन दी प्लास्टिक, बैन दी प्लास्टिक। आपने देखा होगा 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं और हम जोर शोर से बात करते हैं कि हमें प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। साथ में आप देखेंगे किस तरीके से सॉइल में दूसरे तरीके के मटेरियल भी मिलते हैं। चाहे मैं आपसे बात करूं वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपको देखने मिलेंगे, केमिकल्स नाना प्रकार के आपको देखने मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स आपको देखने मिलते हैं, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो सॉइल की क्वालिटी है उसमें गिरावट आ रही है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके जीवन में परेशानियां पड़ रही हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। अब इन सबको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर आप केमिकल को डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर आप पेस्टिसाइड्स को भी सॉइल में डाल रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। पहले उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि उनका जो हार्मफुल इंपैक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है, उसको मिनिमाइज किया जाए, कम से कम किया जाए। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, बच्चों से कहा जाएगा कि ग्लास ले लीजिए, ग्लास को आप 3/4 भर दीजिए पानी से और उसमें आप सॉइल को डालने वाले हैं। सॉइल को आप जैसे डालेंगे और थोड़ी देर उसको रखेंगे तो सॉइल की अलग अलग लेयर्स की तरह फॉर्म हो जाएंगी। जो सबसे नीचे होगा वो ग्रेवल होने वाला है, वो सबसे भारी होगा। फिर आप देखने वाले हैं रेत भी आपको मिलने वाली है, रेत से जो बारीक कण होते हैं जिनको आप क्ले कहते हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। उसके ऊपर आपको पानी मिलेगा और पानी पे जो तैर रहा होगा वही आपका डेड एंड डिकेड मैटर है, डार्क कलर का जो मैटर होता है वही है जिसको आप कहते हैं ह्यूमस। अब आप एक बात जानते हैं कि ये जो सॉइल है वो ऐसी शुरू से नहीं है, वो बनाई गई है जो आपका लंबे समय तक, कितने हजारों साल लगे होंगे। इस तरीके के मैकेनिकल जो प्रोसेसेस होते हैं, आप देखेंगे धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, जिससे धीरे धीरे जो पत्थर हैं, जो रॉक्स हैं, वो वेदर आउट होंगे। वेदर होने का मतलब है वो टूटेंगे, वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटने वाले हैं और उससे फाइनली आपको इतनी महीन, इतनी बारीक जो मिट्टी मिल रही है वो इस प्रोसेस से मिलती है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ये ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर इतने छोटे, सॉइल इतने महीन हो जाते हैं, उसको आप वेदरिंग कहते हैं। और ये वेदरिंग जो है वो 1 घंटे में, 2 घंटे में नहीं हो जाती। ये 2 मिनट की मैगी बनाने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें आप देखने वाले हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने में। इसमें वाटर, विंड और क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉइल की प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं सॉइल में प्रोफाइल क्या होती है। जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसको आप समझें, वर्टिकल सेक्शन जिसमें आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगी सॉइल की, उसी को आप सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और इसी प्रोफाइल के हिसाब से आप देखने वाले अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि हर सॉइल एक जैसी नहीं होने वाली।
आप देखेंगे अगर सॉइल का टेक्सचर फील करने का कोशिश करें, आप हाथ में लेकर मिट्टी को फील करने का कोशिश करें, उसका कलर अलग होता है। और भी साथ में आप देखेंगे जैसे जैसे आप गहराइयों में जाएंगे, एक लेयर के बाद आप दूसरी लेयर में जाएंगे, दूसरी से तीसरी, तो आपको समझ में आएगा उनके कलर में चेंज है, उनकी डेप्थ के साथ आपको देखने मिलेगा केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज आ रहा है। टेक्सचर डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, और यही जो आपकी तमाम लेयर्स हैं उनको ही आप हॉरिजॉन कहते हैं। हम फिगर के द्वारा समझेंगे कि हॉरिजॉन कैसे होते हैं, हॉरिजॉन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और साथ में आपका जो बेड रॉक होता है वो क्या होता है। याद करिए कभी आपने घर के आसपास कुआं खुदते हुए देखा होगा, कुएं की खुदाई हो रही है अगर, या फिर आपको कभी देखा होगा गड्ढे खुदाई होती है या फिर नालियां वगैरह बनती है, तो आपको इस तरीके से साफ साफ लेयर्स अलग से समझ में आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि केक में, याद करिए आप केक में जो लेयर्स होती हैं उस तरीके से आपको अलग अलग लेयर्स दिखती हैं सॉइल की, और यही लेयर्स जो है आपकी यही प्रोफाइल के बारे में हमें समझाती है। आप देखिए जो टॉप सॉइल है उसमें आपको ह्यूमस मिलने वाला है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, आपको कुछ केमिकल्स भी मिलने वाले हैं। उसके नीचे जो सब सॉइल होती है वो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी आपको मिलने वाले हैं। ये आपकी सब सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस नहीं मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो टॉप सॉइल में होगा। उसके और नीचे आएंगे तो जो आपकी क्वांटिटी ऑफ पेबल्स है या साइज ऑफ पेबल्स या फिर ये जो पत्थरों की और कंकड़ों की जो साइज है वो और बड़ी मिलेगी। और सबसे नीचे आपको मिलने वाले हैं बड़े बड़े पत्थर जिनको आप बेड रॉक कहते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्तर जो ए है, बी, सी और आपका जो आधार शेल है या फिर आपका जो बेड रॉक है वो। सॉइल प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं जो अपर मोस्ट लेयर है वो डार्क कलर की होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस होने वाला है, जो एक रिच ऑर्गेनिक मटेरियल है वो होने वाला है, साथ में मिनरल्स होने वाले। ये जो ह्यूमस है इसकी वजह से आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा आप देखेंगे न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस है जिसकी वजह से सॉइल से जो प्लांट ग्रोथ है वो भी बढ़िया होने वाली। ये जो टॉप सॉइल होगी वो जनरली सॉफ्ट भी होने वाली है, ये पोरस होगी जिससे इसमें पानी और हवा जो है उसका आदान प्रदान हो पाए, और साथ में पानी को पकड़ने की क्षमता रखेगी, वाटर को रिटेन भी कर पाएगी। इसीलिए आप इसको टॉप सॉइल कहेंगे या फिर ए हॉरिजॉन के नाम से आप इसको जानते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल में हमने ए हॉरिजॉन समझ लिया। अब ये जो ए हॉरिजॉन है इसके बारे में एक और बात समझ लें कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को घर या फिर आप कह सकते हैं शेल्टर, आसरा देने का भी काम करता है। चाहे आप बात करें चूहों की, जो रोडेंट्स हैं उनकी बात करें, छछूंदरों की बात करें जो गड्ढा खोद के रहते हैं ऐसे जानवरों की बात करें, या बीटल्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, तमाम लोगों के लिए शेल्टर का, आसरे का काम ये टॉप सॉइल करती है। आप देखने वाले मोस्टली आपकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स की रूट हैं, उनके दायरा या फिर उनकी लिमिट टॉप सॉइल तक होती है, टॉप सॉइल से नीचे वो नहीं पहुंच पाती। छोटे प्लांट्स की रूट जो होंगी वो पूरी तरीके से टॉप सॉइल में भी ही फैली होंगी। उसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं, दूसरी लेयर पे आते हैं। वो लेयर आप देखेंगे उसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी वो आपको काफी कम मिलने वाली है, लेकिन आपको मिनरल्स की क्वांटिटी इसमें ज्यादा मिलने वाली। आप देखेंगे ये सॉफ्ट नहीं रहने वाली, जैसे हमने टॉप सॉइल देखी थी, ये उससे थोड़ी सी कड़क रहने वाली है, थोड़ी हार्ड रहने वाली। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर पोर्स भी नहीं है, जो पोर्स थे वहां पर वाटर और एयर के लिए वो यहाँ पर नहीं देखने मिलेंगे, आपको देखने मिलेगा ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और इसी लेयर को आप कहते हैं लेयर बी या फिर हॉरिजॉन बी। ये आपकी मिडिल लेयर के नाम से भी प्रचलित है, मिडिल लेयर की तरह भी आप उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद फाइनली एक और लेयर आती है जिसको आप सी हॉरिजॉन कहते हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे कंकड़ मिलने वाले हैं, लंप ऑफ रॉक्स कहते हैं जिनको आप, वो मिलने वाले हैं। साथ में आपको क्रैक्स भी दिखेंगे उसमें और क्रेवाइसेस भी दिखेंगे। क्रैक्स जो गहरे गहरे क्रैक्स होते हैं उसको ही आप क्रेवाइसेस कहते हैं, जिनमें पानी वगैरह भर जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं वो कभी अगर ठंड में आप देखेंगे वो किस तरीके से एक्सपैंड करता है और क्रैक्स फॉर्म करने लगता है। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं ये काफी हार्ड होने वाली है और इसमें गड्ढा खोदने में भी काफी तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी और डिफिकल्ट टू डिग होने वाली है। स्पेड जो होता है इसको भाला कहते हैं या फिर हम सामान्य भाषा में सब्बल भी कहते हैं। ये बड़ी सी कील की तरह आपको दिखता है, इससे आप जब गड्ढा करते हैं तो भी काफी तकलीफ होती है गड्ढा करने में आपको बेड रॉक में। तो स्पेड तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम सॉइल की टाइप्स के बारे में पढ़ें। सॉइल जो है वो वेदर होने वाली है, वेदर होने के बाद अलग अलग तरीके से सॉइल फॉर्म होती है। आप देखने वाले हैं जो वेदरिंग होगा रॉक्स का, इससे स्मॉल पार्टिकल्स बनने वाले हैं और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग मटेरियल के बनने वाले हैं, जहां पर आपको सैंड भी मिलेगी, रेत भी मिलने वाली और क्ले भी मिलने वाली। जो चिकनी मिट्टी वगैरह होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो रेतीली मिट्टी होती है उसके बारे में हम समझेंगे। आप देखने वाले सैंड और क्ले जो है आपको ज्यादातर मिलने वाला है। जो पेरेंट्स के जो रॉक है, जो आपका पेरेंट रॉक है जिससे मिट्टी बनी है, उसमें आप देखने वाले रिलेटिव अमाउंट जो सैंड और क्ले का होता है ये कम और ज्यादा होगा, इससे आपकी सॉइल की टाइप बन जाएगी। किसी सॉइल में अगर ज्यादा सैंड है तो वो सैंडी, ज्यादा क्ले है तो वो क्लेई, और अगर बैलेंस्ड अमाउंट में है तो लोमी। ये आपको समझने की जरूरत है। तो सॉइल क्या है? सॉइल मिक्सचर है रॉक पार्टिकल्स का, ह्यूमस का।
रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर, चाहे वो क्वांटिटी आपकी सैंडी क्लेई पार्टिकल्स हो सकते हैं और उसके साथ जो ह्यूमस है उसका मिक्सचर। इसमें आप देखेंगे बैक्टीरिया भी है, प्लांट की रूट्स भी मिलने वाली है, अर्थ फॉर्म भी मिलने वाले हैं, तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसी सॉइल में मिलने वाले हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन हो जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल में आप देखेंगे सैंडी सॉइल क्या होता है। सैंडी सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसमें आपको ग्रेटर प्रोपोर्शन दिखने वाला है बिगर पार्टिकल्स का, जो आपके दाने होंगे वो बड़े होने वाले हैं मिट्टी के, उसको आप सैंडी सॉइल कहेंगे। इसके साथ आप समझ सकते हैं ये पानी को नहीं पकड़ पाएगी, पानी जैसे इसमें जाएगा वो बह जाने वाला है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी पुअर होने वाली है। दूसरी तरफ आप क्लेई सॉइल की बात करें जिसमें फाइन पार्टिकल ज्यादा होंगे, वो आपकी क्लेई सॉइल कहलाएगी। और जिसमें दोनों ही होने वाले हैं, आपको देखने वाले अमाउंट जो आपका फाइन और लार्ज पार्टिकल्स का दोनों का अमाउंट अगर सेम रहेगा तो आपको तीसरी तरीके की मिट्टी मिलती है जिसको आप लोमी सॉइल कहते हैं। यहां पर साइज ऑफ पार्टिकल किस तरीके से इंफ्लुएंस करती है प्रॉपर्टीज को सॉइल की, वो हम पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे अगर सैंड पार्टिकल हैं जो कि बड़े हैं तो वहां से आपको समझ में आएगा ये आपकी साथ में नहीं रहने वाले, साथ में चिपक के नहीं रहेंगे, इनके बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस आपको देखने मिलेंगी जिससे इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम रहेगी, लेकिन जो एयर है इसमें एयर काफी ज्यादा भरी रहेगी क्योंकि स्पेसेस ज्यादा है। इसी वजह से जो सैंडी सॉइल होती है या जो सैंड में सॉइल होती है वो वेल एरेटेड होती है, उसमें हवा का आना जाना अच्छा खासा होता है, वेंटिलेशन बढ़िया होता है। पानी भी यहां पर जैसे ही आप डालेंगे तो वो सीधा के सीधा बह जाएगा, ये पानी को रिटेन नहीं कर पाएगी। सैंडी सॉइल के साथ आप देखने वाले हैं ये लाइट कलर की होगी, साथ में इरेटेड होगी और सूखी होने वाली है क्योंकि ये पानी को रिटेन नहीं कर पाएगी। क्ले सॉइल की बात करें तो जो आपके क्ले पार्टिकल्स हैं वो साथ में चिपक जाएंगे क्योंकि वो स्मॉल रहने वाले हैं, काफी टाइटली पैक हो जाएंगे और इसकी वजह से बिल्कुल जगह नहीं छोड़ने वाले। इनमें अगर जगह नहीं होगी तो इनमें आप देखने वाले एयर स्पेसेस कम होंगी, एयर स्पेसेस कम होंगी, लेकिन ये पानी को काफी अच्छे से पकड़ेंगे, वाटर रिटेंशन काफी अच्छा होगा। इससे आपको समझ में आने वाला है कि किस तरीके से हवा कम है लेकिन पानी ज्यादा है। तो एक तरफ हवा कम, एक तरफ पानी कम था, यहां पर पानी ज्यादा है लेकिन हवा कम है, वहां पर हवा ज्यादा थी। यहां पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये काफी वजनदार होने वाली है, इनका वजन ज्यादा होता है क्योंकि हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है, पानी को हमेशा अपने अंदर सोख के रखती है। तीसरी जो सॉइल है लोमी सॉइल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यहां पर आपको सैंड और क्ले तो देखने मिलता है, लेकिन साथ में एक और तीसरा पार्टिकल है जिसकी साइज आपकी बीच में होती है, सिल्ट नाम का वो पार्टिकल होता है, वो भी आपको यहां देखने मिलता है। सिल्ट आप देखने वाले कभी भी जो आपके नदियां हैं, नदियों के जो किनारे होते हैं उन पे आपको सिल्ट देखने मिलेगा, काफी चिकनी सी मिट्टी होती है वो आपको देखने मिलने वाली है। जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है सिल्ट की वो आपकी सैंड और क्ले के बीच में होती है और इससे आपको समझ में आएगा कि जो लोमी सॉइल है उसमें बहुत सारी चीजें, सिल्ट भी है, क्ले भी है, सैंड भी है और ह्यूमस भी आपको देखने मिलता है लोमी सॉइल में। इसकी वजह से इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं आपको। एक तरफ ये वाटर भी होल्ड करने वाला है, साथ में ह्यूमस है तो प्लांट्स के लिए ग्रोथ भी होने वाली है और आप देखने वाले इसमें सैंडी सॉइल भी है, इसी वजह से एरेशन भी होने वाला है। तो जो लोमी सॉइल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी एग्रीकल्चर में। अब पर्कुलेशन रेट की बात करते हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वेदर साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि पर्कुलेशन रेट जो है आप निकालते हैं मिलीलीटर ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन अ मिनट। तो आपका अमाउंट ऑफ वाटर एमएल में आप देंगे और आप कितने समय में ये नीचे एब्जॉर्ब हो रहा है उसको आप मिनट्स में देख लेंगे, तो ये आपका पर्कुलेशन लिमिट हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है कि 200 ml वाटर अगर 20 मिनट में पर्कुलेट हो रहा है तो क्या लिमिट हो गई, तो आप देखेंगे 10 ml आपका 1 मिनट में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये आपकी पर्कुलेशन रेट हो जाता है। मॉइस्चर इन द सॉइल पता लगाने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप मिट्टी को एक टेस्ट ट्यूब में रखें और वहां नीचे आप उबालेंगे तो ऊपर आपको टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर बूंदे दिख जाएंगी पानी की, और अगर ये बूंदे दिखी ये इस चीज का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर मॉइस्चर है। और यही आपको समझाने का कोशिश किया है कि हॉट समर डेज में आपका किस तरीके से सॉइल आपको दिखती है चमकती हुई, वो इसीलिए दिखती है क्योंकि वाटर वेपर जो है वो उससे बाहर निकलते हैं और सन का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जो सॉइल है वो शिमर होते दिखती है, चमकते दिखती है। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए यहाँ पर आप देखें एब्सॉर्प्शन रेट का भी फॉर्मूला दिया गया है, इसको मैं समझा जरूर रहा हूं लेकिन इसके ऊपर अपनी नींद को हराम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू स्लीप ओवर इट, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप देखने वाले एक तरफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर बताया गया है, दूसरी तरफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर बताया गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन द मास ऑफ द सॉइल, जो मास चेंज होने वाला है, आप देखेंगे पहले सूखी मिट्टी है उसमें आपने पानी ऐड किया तो कहीं ना कहीं वजन बढ़ जाएगा ना सॉइल का, वही चीज यहाँ पर उन्हें परसेंटेज में शो कर दिया क्योंकि इंटू 10 कर दिया, वही जो आपका परसेंटेज आता है जैसे 40%, तो आपको समझ में आ गया जो आपकी सॉइल है उसने 40% एब्जॉर्प्शन कर लिया, उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 40% है। अब सॉइल और क्रॉप्स की बात करें तो आपको पता है नाना प्रकार की सॉइलों के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, एक जैसी क्रॉप्स आप हर सॉइल में नहीं उगा सकते। इंडिया में भी आपको इस चीज का एग्जांपल बहुत अच्छे से दिखता है, जहां कॉटन उगाने की बात आती है तो आप उसको जो आपका डेक्कन का एरिया है वहां पर आप उगाते हैं,
उसके अलावा आप अगर बात करें गन्ने की या फिर शुगर केन की, तो उत्तर प्रदेश के एरिया पॉपुलर है उसके लिए। उसी तरीके से लोकेशन वाइज, सॉइल टाइप वाइज आप अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। आप देखने वाले हैं कहीं पर क्लेई सॉइल है, कहीं पर लोमी सॉइल है और कहीं पर सैंडी सॉइल है, और इसी अनुसार आपके सिलेक्ट कर लिए जाते हैं क्रॉप्स। सॉइल में आप देखें किस तरीके से अफेक्ट आते हैं, विंड का अफेक्ट आता है, रेनफॉल से भी अफेक्ट पड़ता है सॉइल पे, टेम्परेचर और लाइट, साथ में ह्यूमिडिटी से भी काफी ज्यादा बदलाव आते हैं। जो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो आपके सॉइल की प्रोफाइल को भी बदल सकते हैं, प्रोफाइल में भी काफी गहराई से बदलाव ला सकते हैं, और इसी वजह से जो आपका सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी कभी कभी बदल जाता है। हम बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, किस तरीके से जो आपके कंपोनेंट ऑफ सॉइल हैं वो वेरियस वेजिटेशन के लिए काम आते हैं या वेजिटेशन के लिए इफेक्टिव रहने वाले। एक जैसा क्रॉप जो है वो अलग, एक जैसा क्रॉप हर जगह आप ग्रो नहीं कर सकते, अलग अलग जगह अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होंगे। जैसे आपका क्लेई और लोमी सॉइल जो है, क्ले याद करिए जिसमें क्ले होगा, या लोमी जिसमें सैंड और क्ले दोनों होंगे, वो सुटेबल होते हैं आपके सीरियल्स ग्रो करने के लिए, चाहे आपको गेहूं उगाने हैं या फिर आपको चने वगैरह उगाने हैं, उन सब के लिए फिट होते हैं ये क्ले और लोमी सॉइल। आप देखेंगे क्ले और लोमी सॉइल के बारे में मैंने बताया था कि पानी को अच्छी तरीके से पकड़ देते हैं, पानी को रिटेन कर पाते हैं, और खासकर आप देखेंगे वीट जो है उसको फाइन क्लेई सॉइल की जरूरत होती है। इसके साथ आप देखेंगे उसको ह्यूमस की भी जरूरत होती है, जो आपको यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि ह्यूमस है तो फर्टाइल होगी सॉइल और यहां पर आपको अच्छी फसल मिल जाएगी वीट की। पैडी की बात करें, धान की बात करें, तो धान के लिए जो सॉइल चाहिए उसमें पानी भरा होना चाहिए। साथ में आप देखें रिच इन क्ले होगी अगर सॉइल, और ऑर्गेनिक मैटर होने वाला है, इससे भी आपकी जो सॉइल है वो पैडी अच्छा ग्रो कर पाएगी, पैडी ग्रोथ के लिए अच्छी होने वाली है। साथ में आपने देखा होगा जो धान के खेत होते हैं उनमें पानी भर दिया जाता है, और अगर मिट्टी आपकी पानी को रिटेन नहीं कर पा रही तो वो पूरा पानी बह जाएगा। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए कि वाटर को रिटेन करने में हेल्प करे जो सॉइल, वो यूज करने वाले। आप देखिए कभी भी आप पिक्चर देखते हैं, कोई भी मूवी देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें ज्योग्राफी भी ऑब्जर्व करें। आप जनरली साउथ की कोई पिक्चर देखें तो उसमें यहाँ पर ये वाटर फ्लडेड आपको फील्ड्स दिखाई जाती हैं हमेशा पैडी की। जहां भी चावल की, धान की खेती हो रही है, वो फील्ड्स को पानी से भरा हुआ दिखाया जाता है। लेंटिल्स की बात करें, जो आपकी दाल वगैरह होती है, मसूर हैं या भी तमाम दालें हैं, उनके लिए लोमी सॉइल का यूज कर सकते हैं आप। जो आप देख रहे हैं वाटर को भी ड्रेन करते हैं आसानी से, ये देखा जाता है कि पानी भी जो आपका ड्रेन होने लगे। लोमी सॉइल्स हो गई, सैंडी सॉइल, इनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं लेंटिल्स को, या ग्राम जो आपके दाल वगैरह हैं उनको। कॉटन की बात करें या फिर सैंडी लोम्स या फिर लोम, मतलब आप समझ सकते हैं सैंडी हो साथ में लोमी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर सिर्फ लोमी सॉइल हो, तब भी आप कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है कि ये वाटर को ड्रेन भी कर दे आसानी से, साथ में एयर को भी पकड़ के रखे। तो एयर को पकड़ने की जो क्वालिटी है वो आपके सैंडी सॉइल की तो है, लेकिन इसके साथ आपको वाटर भी अगर पकड़ के रखना है तो आपको लोमी का भी कॉम्बिनेशन चाहिए। तो सैंडी और लोमी दोनों मिलकर भी आपके कॉटन को ग्रो करने में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वीट के बारे में, दालों के बारे में, कैसे कैसे जगह पर क्या क्या यूज होता है ये हमने देखा। यहाँ पर एक केस स्टडी बताई जा रही है, मध्य प्रदेश का एक गांव है, उसके बारे में आप देखेंगे, सुहागपुर एक गांव है, उसके बारे में बताया जा रहा है। वहां पर कुछ लोग हैं जो सुराही बनाते हैं, मटके बनाते हैं, और आप देखने वाले हैं, आप देख कल्ला बनाते हैं। कल्ला ये रोटी पकाने के काम आता है, एक तरीके का एक पैन होता है, और पैन के ऊपर आप यहाँ पर कल्ले को रख के यहाँ पर गैस जलाते हैं, और यहाँ से रोटी इसके ऊपर रख के आप रोटी बनाते हैं। तो ये काले कलर का होता है, इसीलिए इसको अर्दन फ्राइंग पैन भी कहते हैं, और इसमें रोटी बनाने का और फ्राइंग वगैरह के काम के लिए यूज करते हैं। तो कल्ला, सुराही और मटका बनाया जाता है यहाँ पर सुहागपुर में, मध्य प्रदेश के पास। इसकी केस स्टडी बताई जा रही है, वो किस तरीके से सॉइल पर काम करते हैं। पहले तो वो काली मिट्टी लेकर आएंगे किसी बंजर जमीन से, बंजर जमीन से वो काली मिट्टी लेकर आएंगे, फिर उसमें से जो भी आपके कंकड़ पत्थर है उनको अलग किया जाएगा। उसके बाद 8 घंटे के लिए मिट्टी को भिगो कर रखा जाएगा, और उसके बाद आटे की तरह उसको निडिंग की जाएगी, माड़ा जाएगा। बाद में उसमें हॉर्स का डंग मिलाया जाएगा, जो आपका घोड़े का गोबर है उसको मिलाया जाएगा। फाइनली आप देखेंगे जब इसको बढ़िया तरीके से मिला लिया जाएगा, फिर उसके बाद एक व्हील होता है, एक गोल चक्कर सा होता है, उसके ऊपर इसको मिट्टी को रखा जाता है और आकार दिया जाता है, और यहीं पर आकार दिया जाएगा मटके का, सुराही का। ये सारी चीजें आपको इसी व्हील के ऊपर देखने मिलेंगी, हाथ के द्वारा ये आकार देते हैं। बाद में इसको सुखा दिया जाएगा, इसको सुखाने के बाद रंग किया जाता है और इसको पकाया भी जाता है। 3 दिन के बाद इसमें रंग करा जाएगा, सुखा के इसको पकाया भी जाएगा हाई टेम्परेचर पे, ताकि अच्छे से सूख जाए, और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए हवा में रख दिया जाता है। सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर आपको घोड़े का गोबर मिलाने की क्या जरूरत है, क्यों आप हॉर्स डंग का यूज करते हैं? तो यहाँ पर आपको जो बनाने वाले जो आर्टिसन है वो ये बताते हैं कि जब आप जलाते हैं घोड़े के डंग को, जब आप हॉर्स डंग को जला रहे हैं, तब आपको देखने मिलते हैं कि जो पोर्स हैं वो सॉइल के ओपन हो जाते हैं, और अगर ये पोर्स ओपन होंगे सॉइल के, तभी आपके ये जो पर्कुलेशन होता है वाटर का और एवापोरेशन होता है एक्सटर्नल लेयर से, मटका या सुराही का, वो हो पाएगा।
आपको मालूम है बेसिक फिनोमेना क्या है मटका या सुराही का, तो आपके यहाँ पर पोर्स के पास पानी ऐसे ऐसे आ जाता है छोटे छोटे पॉकेट्स में, और ये बाहर एवापोरेट होता है, जिसकी वजह से जो पानी मटके के अंदर का पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए हॉर्स डंग का या फिर घोड़े के गोबर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है इन आर्टिसन के सुहागपुरी जो सुराही या मटके हैं ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये पूरे मध्य प्रदेश में वर्ल्ड फेमस है। जबलपुर, नागपुर और प्रयागराज जो आपका इलाहाबाद है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर ये भेजते हैं और यहाँ पर काफी पसंद किए जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से आपको पॉटर व्हील देखने मिल रहा है, इस व्हील को घुमाकर इस तरीके से सुराही को या फिर मटकों का शेप दिया जाता है। सॉइल इरोजन की बात करें तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। सॉइल इरोजन जो है इससे बहुत ज्यादा हमें नुकसान होता है। आप देखते हैं जब टॉप सॉइल आपकी रिमूव हो रही है, रिमूविंग ऑफ लैंड सरफेस, चाहे वो पानी की वजह से हो, चाहे वो तेज हवाओं की वजह से हो या फिर वो आपके बर्फ की वजह से हो, उसको आप इरोजन कहते हैं। आपकी जब टॉप सॉइल को रिमूव कर दिया जाए, टॉप सॉइल रिमूव हो जाए किसी भी ऐसे नेचुरल कॉज से या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉज से, तो आप उसको इरोजन कहने वाले हैं। आप देखते हैं जो प्लांट की रूट्स हैं वो काफी अच्छे से सॉइल को पकड़े रहती हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। जब ये प्लांट्स वहां पर नहीं होंगे तो क्या होने वाला है, जो आपकी सॉइल है वो लूज हो जाएगी, और अगर हवा चलेगी या पानी बहेगा तो आप देखने वाले हैं आपकी जो सॉइल है वो बह जाएगी साथ में, और उससे इरोजन होगा। यहां पर आप देखेंगे छोटे एरियाज पे या फिर आप देखते हैं कहीं पर अगर वेजिटेशन नहीं है वहां पर काफी गहरा एक्सटेंट सॉइल इरोजन का देखने मिलता है। डेजर्ट जैसा हाल हो जाता है। डेजर्ट है या फिर आपकी जो बंजर जमीन है वो आपकी रोड होती है, या फिर वैसी स्थिति बन जाती है अगर वेजिटेशन ना हो एरियाज में या फिर प्लांट्स ना हो उस मिट्टी को पकड़ने के लिए। इसके साथ एक और बड़ा रीजन जो है वो ये है कि आप पेड़ों को जब काट देते हैं या फिर आप पेड़ों को डिफॉरेस्ट करते हैं, मतलब बड़े स्तर पे आप जब पेड़ों को काट देते हैं, उससे भी जो आपकी मिट्टी है वो लूज हो जाती है। जब मिट्टी लूज होने वाली है तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका इरोजन होने वाला है। यहां पर बात इसीलिए की जाती है कि आपको ग्रीन एरिया या ग्रीन कवर है उसको इंक्रीज करने का प्रयास करना चाहिए, उससे ना कि आप पेड़ों को भी लगा रहे हैं, आप ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप अपने टॉप सॉइल को भी बचा रहे हैं सॉइल इरोजन से। ये यहाँ पर बात की जाती है। परंपरा अनुसार स्लाइड को आप पॉज करें और जवाब देने का प्रयास करें। पहला सवाल है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुननी है। इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, तो रॉक पार्टिकल्स तो होते हैं, साथ में सॉइल में और क्या क्या होता है? एयर एंड वाटर भी होता है, वाटर एंड प्लांट्स भी होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर होता है, और वाटर, एयर एंड प्लांट्स होता है। तो आप जानते हैं मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, एयर भी होती है और वाटर भी होता है। दूसरा सवाल है, चूज द करेक्ट आंसर, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट किस में रहने वाली है? ये याद करिए, मैंने आपको बताया था सैंडी सॉइल वाटर रिटेन नहीं कर पाता है, काफी एरेटेड होता है। आप देखने वाले इसके अलावा जो आपका क्लेई सॉइल है वो अच्छा खासा पानी को पकड़ देता है। लोमी सॉइल जो है वो मिक्सचर होता है आपका सैंडी और क्लेई सॉइल का। उसके बाद आप देखेंगे जो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम है वो भी वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था। यहां पर फाइनली क्लेई सॉइल आ जाता है जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है आपकी वाटर को होल्ड करने की। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हमारी साइंस की किताब को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।